Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 9 जिसका टाइटल है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका स्टूडेंट्स हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये असल में एक ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम बच्चों आपको पता है, आपने बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी कि एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं बच्चों वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल से ऑर्गेनाली बनती है, ऑर्गेनाली से आगे सेल, सेल से आगे टिश्यू, टिश्यू से आगे ऑर्गन, और जब काफी सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टूडेंट्स असल में क्या है? दिस इज एन ऑर्गन सिस्टम। ये एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि काफी सारे ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। और बच्चों इस ऑर्गन सिस्टम का काम क्या है? इस ऑर्गन सिस्टम का काम है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है हजम करना, खुराक को हजम करना। तो स्टूडेंट्स अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फूड की डाइजेशन किस तरह से करता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसका कौन सा हिस्सा जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इस चैप्टर के अंदर हम इन तमाम चीजों को जो है वो तफसील से पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम डाइजेशन की डेफिनेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ हम ओरल कैविटी को जो है वो स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम सबसे पहले जो है वो डाइजेशन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। बच्चों आपकी बुक में जो सबसे पहले पैराग्राफ है यहाँ से आपने डाइजेशन की डेफिनेशन करनी है। बच्चों ये आप डाइजेशन की डेफिनेशन कर लें और इसकी एक आखिरी लाइन जो है वो उसकी सिग्निफिकेंस में कर लें। ठीक है, तो ये आप अपनी बुक के ऊपर निशान लगा लें। मैं आप लोगों को यहाँ से इसको रीड कर देता हूँ। बच्चों डाइजेशन जो है मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसका मतलब होता है हजम करना। बच्चों हजम करने से क्या मुराद है? हम जो खाना खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है? उसके अंदर या तो प्रोटीन्स हो सकती हैं, ऐसे ही है ना बच्चों, या उसके अंदर लिपिड्स हो सकते हैं, या बच्चों उसके अंदर हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, मेनली हमारी फूड के ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं ये होते हैं। अब बच्चों फर्ज करें आप गोश्त खा रहे हैं, प्रोटीन्स खा रहे हैं। अब बच्चों वो जो प्रोटीन्स हैं वो किससे मिलकर बनी होंगी? प्रोटीन्स मिलकर बनी होती हैं अमाइनो एसिड से। अब बच्चों प्रोटीन जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल है, अमाइनो एसिड एक छोटा मॉलिक्यूल है। जब हम खाना खाते हैं, गोश्त खाते हैं, गोश्त के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स को डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। तो बच्चों जरूरी है कि पहले उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ा जाए, जैसे कि प्रोटीन को तोड़ दिया जाए अमाइनो एसिड्स के अंदर। अगर हम यहाँ पे लिपिड्स की बात करें बच्चों, लिपिड्स की हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर इसकी कैटेगरीज पढ़ी थी। लिपिड्स की बच्चों जब हम बात करते हैं तो मेनली हम यहाँ पर बात करते हैं लिपिड्स की क्लास जिसका नाम है ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल की। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो ट्राइसाइल ग्लाइसरोल है किस चीज से मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है फैटी एसिड से और ग्लाइसरोल से। तो लिपिड्स को तोड़ दिया जाए फैटी एसिड्स में या ग्लाइसरोल में। और इसी तरह अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की मिसाल लें, कार्बोहाइड्रेट में बच्चों ये भी मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर तफसील से पढ़ा है। अगर मैं बच्चों एक कार्बोहाइड्रेट की मिसाल लूं, स्टार्च जो कि पौधों के अंदर मौजूद होती है, बच्चों फर्ज करें अगर हम स्टार्च को खा रहे हैं तो स्टार्च को हमारी बॉडी के अंदर किसके अंदर तोड़ दिया जाएगा? ग्लूकोज के अंदर तोड़ दिया जाएगा। और फिर ये जो ग्लूकोज है फिर ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगी। तो डाइजेशन बच्चों क्या है? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड में मौजूद जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं इनको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ दिया जाता है। सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर क्यों तोड़ा जाता है बच्चों? ताकि ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर बच्चों क्या करेंगे? आगे जाके अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखें बच्चों डाइजेशन जो है वो कैसा प्रोसेस है बाय विच जिसके जरिए बॉडी ब्रेक्स डाउन, बॉडी तोड़ देती है फूड, खुराक को। खुराक में मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। जो बॉडी है वो फूड को तोड़ देती है स्मॉलर, छोटे एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स, जज्ब होने के काबिल अज्जा में। ये जो प्रोटीन्स मैंने आपको बताया ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है डायरेक्टली, लिपिड्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, ये जो स्टार्च है ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो प्रोटीन्स को बच्चों अमाइनो एसिड्स में तोड़ा जाता है। अब अमाइनो एसिड एक स्मॉल और एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट है प्रोटीन का। इस तरह ये जो ट्राइसाइल ग्लाइसरोल जो मैंने आपको लिपिड्स की क्लास का जिक्र किया, ये बच्चों किससे मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है फैटी एसिड से और दूसरा ग्लाइसरोल से। अब इसको फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल हैं ये क्या है? ये स्मॉल एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह स्टार्च के केस में स्टार्च को तोड़ दिया जाता है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज यहाँ पे क्या है? स्मॉल एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट है। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है? अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है डाइजेशन की? डाइजेशन जो है जब इसके नतीजा में स्मॉल एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स में फूड को तोड़ दिया जाता है फिर इसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जज़ब कर लिया जाता है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए एफिशिएंट डाइजेशन, मॉइस्चर डाइजेशन जो है वो प्रिवेंट्स, वो बचाती है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिएंट की आपको कमी से बचाती है। मिसाल के तौर पर बच्चों अगर डाइजेशन नहीं होगी, आप प्रोटीन खा तो रहे हैं लेकिन वो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के अंदर सही तरह से टूट नहीं रही, तो अमाइनो एसिड आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब
नहीं होंगे बच्चों, जब अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो आपकी बॉडी के अंदर उन अमीनो एसिड्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह बच्चों अगर आप जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल आपकी बॉडी के अंदर जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो इनकी कमी हो जाएगी। तो अगर बच्चों ये जो मौसर डाइजेशन ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है, लेकिन जो बेहतर डाइजेशन है, एफिशिएंट डाइजेशन है, हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी से बचा लेती है। फिर बच्चों क्या करती है, स्पोर्ट्स मेटाबॉलिज्म। अब जाहिर सी बात है बच्चों, ये जो स्मॉल एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स हैं जब भी हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, एक जानदार के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, वो फिर बच्चों क्या करते हैं, मेंटेन्स एनर्जी लेवल्स, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो ग्लूकोज है ये सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन करवाती है, और एटीपी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बहुत जरूरी है। एटीपी इज द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो इस तरह बच्चे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखते हैं, मेकिंग इट वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। ठीक है, और बच्चों ये जिंदगी को बरकरार रखने के लिए जो है वो इस तरह से बहुत अहम है। तो बच्चों होपफुली आपको डाइजेशन की डेफिनेशन और इसके सिग्निफिकेंस की बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब बच्चों आए हम डाइजेस्टिव सिस्टम की जो है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों एनाटॉमी किसे कहते हैं, एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, किसी भी चीज का जो है वो अंदर से काट कर उसकी साख्त का मुताला करना, इसे हम एनाटॉमी कहते हैं। फिजियोलॉजी बच्चों क्या है, फिजियोलॉजी जो है बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखनी है डाइजेस्टिव सिस्टम की। हमने जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बताया जो कि एक ऑर्गन सिस्टम है जिसके अंदर कई सारे ऑर्गन्स शामिल हैं, हमने उन ऑर्गन्स की एनाटॉमी को देखना है, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है और साथ ही साथ उनके फंक्शंस को स्टडी करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए हम जो है वो बाकायदा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। मुझे सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये क्या है, तो यहाँ पे देखें बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये कंपोज, ये मुश्तमिल होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। बच्चों गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है देखें, गैस्ट्रो आमतौर पर स्टमक के लिए इस्तेमाल होता है, इंटेस्टाइन आंत के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रैक कहते हैं नाली को। बच्चों असल में ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये आपका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि आपके ये बच्चे एक ऐसी नाली है जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से इसको हम किसका नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसे शॉर्ट फॉर्म में जीआईटी कहते हैं। बच्चों इसके आपको अल्टरनेटिव नेम्स भी पता होने चाहिए, इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं, भी आप अपने बुक के ऊपर लिख सकते हैं, इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स इसे हम जो है वो एक और नाम भी देते हैं जिसका नाम है गट, और गट के अलावा स्टूडेंट्स इसे हम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों ये चार नाम जो है ये एक ही चीज के चार नाम हैं, तो आप लोगों ने इन नाम को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, गट या एलिमेंट्री कैनाल, तो ये एक ही चीज के जो है वो अलग अलग नेम्स है, तो आपने इसको भी जहन में रखना है। बच्चों जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पर मुश्तमिल होती है एंड साथ असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। बच्चों असेसरी का लफ्जी मतलब होता है लवाजमात, मतलब इजाफी चीजें। अब बच्चों मेन जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पर मुश्तमिल होती है, और साथ ही साथ बच्चों इसके कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर खुराक को हजम करने में मदद देते हैं, उन ऑर्गन्स को हम असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का नाम देते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं नीचे हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम इसकी डिटेल देखते हैं। जीआई ट्रैक जो है, जीआई ट्रैक मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, अभी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है बच्चों ये कंटिन्यूस ट्यूब, ये एक मुसलसल ट्यूब है, मुसलसल एक नाली है डेट एक्सटेंड्स जो कि फैली होती है फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से एनस तक। मैं आपको नीचे डायग्राम में दिखा देता हूँ। बच्चों आपको नजर आ रहा है कि दिस इज द माउथ। बच्चों ये वो ओपनिंग है जिसके जरिए हम खुराक को जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो लेते हैं, और बच्चों एनस की ओपनिंग है जिसके जरिए जो फुजला है, वेस्ट मटेरियल, उनको जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ से माउथ से स्टार्ट होती है एक ट्यूब। ठीक है, और बच्चों इससे यहाँ से देखें आपको नजर आ रहा है दिस इज द माउथ। उसके बाद बच्चों ये खुराक की नाली जिसको हम एसोफेगस का नाम देते हैं। फिर बच्चों ये स्टमक बनाती है मैदा, मैदे के बाद बच्चों आगे शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बच्चों शुरू हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन का बच्चों जो आखिरी ओपनिंग है इसको हम एनस का नाम देते हैं। ठीक है, तो बच्चों होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि जीआई ट्रैक जो है एक मुसलसल ट्यूब है जो कि माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई है। माउथ वो ओपनिंग है जिसके जरिए खुराक को जिस्म में लिया जाता है, और एनस वो ओपनिंग है जिसके जरिए फुजला को, वेस्ट मटेरियल को जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। इसके अंदर क्या क्या शामिल है बच्चों, इसके अंदर ओरल कैविटी, ओरल कैविटी कहते हैं मुंह के अंदर जो खाली जगह है इसको फैरंक्स, बच्चों फैरंक्स कहते हैं हलक को। ठीक है, हम इसको आगे देखेंगे तफसील से, फैरंक्स हम हलक को कहते हैं। ये वो हिस्सा होता है जहां से हवा भी गुजरती है और खुराक भी गुजरती है। फिर फैरंक्स के बाद हवा के रास्ते अलग हो जाते हैं और खुराक के रास्ते जो है ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो फैरंक्स जो है ये हवा और खुराक दोनों के लिए कॉमन है।
इसे हम हलक कहते हैं। उसके बाद बच्चों एसोफेगस खुराक की नाली जो आपको नजर आ रही है। इसके बाद स्टमक मैदा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, फिर लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। ठीक है, तो ये जीआई ट्रैक के अंदर चीजें आती हैं। इसके बाद बच्चों असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है इनके अंदर क्या क्या आता है बच्चों। द असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड स्लाइवरी ग्लैंड्स। बच्चों ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्लाइवा, ठीक है, स्लाइवा मतलब लाबे दहन, ठीक है, जिसे आप आसान जुबान में थूक समझ लें, ये आपके मुंह के अंदर जो है वो खारिज करते हैं, वो ग्लैंड्स उन्हें हम स्लाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिवर, जिगर, ये जो आपको नजर आ रहा है। उसके बाद बच्चों गॉल ब्लैडर, लिवर के पास बच्चों एक थैली होती है जिसको हम गॉल ब्लैडर का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों पेनक्रियाज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मुंह के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये लिवर है, लिवर के पास ये गॉल ब्लैडर है, और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे स्टमक के साथ देखिए आपको नजर आ रहा है पेनक्रियाज। ठीक है, तो बच्चों ये असल में वो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब किस तरह से हेल्प करते हैं, एक एक करके हम इनको जो है वो तफसील से देखते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम आज के इस लेक्चर के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है ओरल कैविटी। हम इसको जो है वो तफसील से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स ओरल कैविटी क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। मुंह के अंदर जो खाली जगह होती है इसको हम ओरल कैविटी का नाम देते हैं। ठीक है, हाँ, और बच्चों ओरल जो लफ्ज है आपने सुना होगा। ठीक है, आपने वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि कल मेरा ओरल टेस्ट है। ओरल टेस्ट मतलब मुंह जुबानी टेस्ट है। तो ओरल जो है ये माउथ के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। कैविटी किसी भी खाली जगह को कहते हैं। तो ओरल कैविटी का क्या मतलब है, ठीक है, मुंह के अंदर जो खाली जगह है इसको हम ओरल कैविटी का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, सबसे पहले ओरल कैविटी के डेफिनेशन क्या हेडिंग देंगे। इट इज अ कैविटी, ये कैसे खाली जगह है। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है फौरन, इमीडिएटली फौरन आफ्टर द ओपनिंग ऑफ माउथ, माउथ के खुलने के फौरन बाद जो खाली जगह आती है बच्चों, इसको हम जो है वो ओरल कैविटी का नाम देते हैं। मतलब आप माउथ को ओपन करें, ठीक है, उसके बाद फौरन से जो आगे एम्प्टी स्पेस आती है, दिस इज ओरल कैविटी। अब बच्चों जो ओरल कैविटी है, ठीक है, ये आपके लिप्स जो है इसको बाहर से सराउंड करते हैं, जो आपके होंठ हैं इसको सराउंड करते हैं। अब बच्चों लिप्स जो है इनका क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने इनको याद रखना है। लिप्स आर मेड ऑफ हाईली वेस्कुलराइज्ड। तो वेस्कुलराइज्ड जो है ना, ये लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल होता है जब ब्लड वेसल्स की बात होती है। तो लिप्स आर मेड अप ऑफ हाईली वेस्कुलराइज्ड मतलब हाईली ब्लड वेसल। लिप्स जो है बच्चों उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल, बहुत सारी खून की नालियां जो हैं वो मौजूद होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दियों में बच्चों जब होंठ जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं और होंठ फट जाते हैं तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, थोड़े से होंठ फटने से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो लिप्स जो है इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, इसी वजह से हम लिप्स को कहते हैं दे आर हाईली वेस्कुलराइज्ड। हाईली वेस्कुलराइज्ड का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स का मौजूद होना। ठीक है, उसके बाद बच्चों स्केलेटल मसल टिश्यू, लिप्स के अंदर स्केलेटल मसल्स मौजूद होते हैं। स्केलेटल मसल्स बच्चों वॉलंटरी मसल्स को कहते हैं, वो तमाम मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं उनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। अब लिप्स की बच्चों अगर आप मूवमेंट्स देखें ना तो ये हमारे कंट्रोल में है। अब अगर मैं चाहूं कि मैं जो है लिप्स को बंद रखूं, ठीक है, तो मैं बंद रख सकता हूं। अगर मैं लिप्स को ओपन करना चाहूं मैं ओपन कर सकता हूं। तो ये मसल्स हमारे कंट्रोल में है। तो लिप्स के अंदर स्केलेटल मसल्स होते हैं विद मैनी सेंसरी नर्व एंडिंग्स। बच्चों लिप्स के अंदर जो है वो बहुत सारी सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो है ये मौजूद होती हैं। स्टूडेंट्स अब इसके लिए जो है वो मैं आपको एक जो है वो एग्जांपल दे देता हूँ। फर्ज करें स्टूडेंट्स कि मेरे पास जो है ये दो मार्कर्स हैं। बच्चों आप क्या करें, आप इन दो मार्कर्स के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस रखें और इसको अपनी जो स्किन के ऊपर इकट्ठा टच करें। ठीक है बच्चों, आपको जो है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पर फील होगा। आपको ये बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि दो अलग अलग मार्कर्स जो हैं वो यहाँ पे टच हो रहे हैं। लेकिन बच्चों अगर आप जो है वो इन दोनों मार्कर्स को अपने लिप्स के ऊपर टच करेंगे तो आपके लिप्स जो हैं वो आपको फौरन से बता देंगे कि एक मार्कर नहीं है बल्कि दो मार्कर्स हैं। तो बच्चों अब इससे पता क्या चला कि लिप्स के अंदर जो है ये बहुत ज्यादा सेंसरी नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं। वो एक एक चीज को बारीक बीनी से जो है वो सेंस करके दिमाग तक पैगाम भेजते हैं और दिमाग जो है वो बहुत बेहतरीन किस्म की जो सेंसरी, आप ये समझें कि जो सेंस करने की हिस्स है वो लिप्स जो है वो जनरेट करवाते हैं। ठीक है, ब्रेन की हेल्प से। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि लिप्स के हवाले से लिप्स आर हाईली वेस्कुलराइज्ड स्केलेटल मसल टिश्यू, और दूसरा बच्चों इसके अंदर जो है वो बहुत सारी सेंसरी नर्व एंडिंग्स मौजूद होती है। मैंने बच्चों आपको एक एग्जांपल दी, इस एग्जांपल को जो है वो मेडिकल साइंस के अंदर 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो है टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको इसका नाम भी बता दिया है। ठीक है, आप किसी भी, अब 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट जो है बच्चों ये कहता है कि आप दो ऑब्जेक्ट्स को जब अलग अलग किसी बॉडी पार्ट के ऊपर टच करें तो क्या आपका जो बॉडी पार्ट है वो उन दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग फील करता है या उनको एक ही ऑब्जेक्ट के तौर पर फील करता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, जब आप दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर आप इकट्ठा जो है वो टच करें तो वो बॉडी पार्ट उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पर परसीव करता है या दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के तौर पर परसीव करता है। इसे हम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बता दिया, आप लोग जो है उसको देख सकते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि लिप्स के अंदर जो है वो कितने बेहतरीन किस्म के सेंसरी नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं।
इसके बाद बच्चों लिप्स जो है इनका अगला फंक्शन क्या है, लिप्स हेल्प टू रिटेन फूड एज इट इज बीइंग च्यूड। बच्चों जब हम खुराक को चबा रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे होंठ बंद होते हैं जो कि खुराक को मुंह के अंदर रखने में मदद देते हैं। दे आल्सो प्ले अ रोल इन फोनेशन। बच्चों लिप्स जो हैं ये फोनेशन में एक रोल प्ले करते हैं। फोनेशन की देखें आगे वो डेफिनेशन में लिख रहा है, द मॉडिफिकेशन ऑफ साउंड, आवाज को जो है वो तब्दील करने में, ठीक है, या आवाज के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लाने में ये हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों मैं आपको जो है वो अगर एग्जांपल दूं तो बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं जिनको हम बोल रहे होते हैं, हमारे लिप्स उनमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्ज करें कि आपने पी बोलना है, ठीक है, तो मैं कैसे बोलूंगा, पी, ठीक है। आप पी बोलने में बच्चों मेरे जो लिप्स की मूवमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम बी, ठीक है, बी बोलने में, इसी तरह बच्चों ई, ई जब आप बोल रहे हैं तो आप अपने होठों को जो है वो फैला रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अब ये जो लिप्स हैं ये आवाज की मॉडिफिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं। आपके बच्चों थ्रॉट के अंदर, ठीक है, जो वॉइस बॉक्स होता है जिसे आवाज का डब्बा कहते हैं, और बच्चों वहां से वाइब्रेशन जनरेट होती है। उन वाइब्रेशंस को आगे प्रॉपर साउंड में कन्वर्ट करने में आपकी जुबान का और आपके होठों का बहुत अहम किरदार होता है। तो इस तरह लिप्स जो है फोनेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बच्चों होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद बच्चों ओरल कैविटी के अगर आप फंक्शंस देखें तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ओरल कैविटी के बच्चों वो 3 है। सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ फूड, सेकंड है मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड, तीसरा है केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब है बच्चों फूड, जो फूड है उसको फोर्स के साथ ब्रेक डाउन करना, ताकत के साथ तोड़ना। केमिकल डाइजेशन का मतलब है उसको इंजाइम्स की मदद से, उसको केमिकल्स की मदद से ब्रेक डाउन करना। सिलेक्शन ऑफ फूड का मतलब है खुराक का इंतखाब करना। तो बच्चों अब ये अलग अलग फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म होते हैं आए हम इनकी डिटेल जो है वो आगे स्टडी करते हैं। बच्चों जो सबसे पहला फंक्शन ओरल कैविटी का, दिस इज द सिलेक्शन ऑफ फूड। बच्चों जो ओरल कैविटी है ये खुराक की सिलेक्शन में मदद करती है। बच्चों अब ओरल कैविटी से पहले खुराक के सिलेक्शन में हमारी कुछ और सेंसेस हैं जो मदद करती हैं। वो कौन सी हैं? सेंसेस ऑफ स्मेल एंड साइट। तो आपको पता है कि इंसान के अंदर जो है वो 5 सेंसेस मौजूद होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें एक स्मेल लिखा हुआ है, एक साइट लिखा हुआ है, उसके अलावा एक टेस्ट होती है, ठीक है, ये टेस्ट बच्चों थर्ड है। इसके अलावा हेयर, सुनना, ठीक है, दिस वन इज द फोर्थ, एंड स्टूडेंट्स ठीक है टच, छूना। ये 5 सेंसेस जो है वो इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। अब स्टूडेंट्स इन 5 सेंसेस में से जो स्मेल और साइट की सेंस है ये सिलेक्शन ऑफ फूड में मदद देते हैं। किस तरह से मदद देते हैं बच्चों? मिसाल के तौर पर आपके सामने जो है बहुत अच्छा खाना पड़ा हुआ है, जब जैसे आप खाने को शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि उस खाने के अंदर जो है वो कोई जानवर, कोई कीड़ा, कोई कॉकरोच वगैरह पड़ा हुआ है, तो क्या आप उसे खाएंगे? बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। अब आपने उस फूड को सिलेक्ट नहीं किया तो सिलेक्शन ऑफ फूड में आपकी साइट ने आपकी मदद दी। खाना दिखने में बच्चों बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही आप उसको खाने के लिए करीब लाते हैं आपको उसमें से स्मेल आ रही है, ठीक है। अब बच्चों आपको उसमें से क्या आ रही है? स्मेल आ रही है। क्या अब आप उसे खाएंगे? बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो आप यहाँ पे देखें उस फूड को रिजेक्ट कर दिया। तो अब आपकी स्मेल की सेंस ने सिलेक्शन ऑफ फूड में मदद किया। खाना बच्चों दिखने में भी अच्छा है, सूंघने में भी अच्छा है, आपने उसे लिया, मुंह में आपने लिया और आपको मुंह में कंकर फील हो गया, जगह कोई कंकर है, इसके अंदर कोई कांटा है, कोई रेत के जर्रात हैं, तो क्या अब आप उसे लेंगे? नहीं लेंगे बच्चों, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। फिर आप उसे जो है वो फेंक देंगे। तो अब बच्चों फिर तीसरे नंबर पर आकर आपकी ओरल कैविटी जो है वो सिलेक्शन ऑफ फूड में मदद करती है। ओरल कैविटी से पहले स्मेल और साइट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब उसे यहाँ पे देखें, वो कहते हैं द मस्कुलर टंग। मस्कुलर टंग से मुराद ये है कि टंग के अंदर मसल्स होते हैं। कौन से मसल्स होते हैं? स्केलेटल मसल्स होते हैं। टंग की मूवमेंट्स भी हमारे कंट्रोल में होती हैं। जहन में रखें, बॉडी के अंदर वो तमाम मसल्स जिनकी मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में हैं उनको हम वॉलंटरी मसल्स या फिर स्केलेटल मसल्स कहते हैं। तो बच्चों जो मस्कुलर टंग है इस प्ले रोल इन द सिलेक्शन ऑफ फूड थ्रू इट्स टेस्ट बर्ड्स। बच्चों जुबान के ऊपर जो है ना वो खास किस्म के, ठीक है, यहाँ पे देखें आप जुबान को, अगर आप शीशे के अंदर देखेंगे ना जुबान के अंदर छोटे छोटे से आपको जो है वो डिप्रेशन नजर आएंगे। इनको हम पेपिलाए का नाम देते हैं। पेपिलाए के अंदर बच्चों बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। और बच्चों किसी भी चीज को टेस्ट करने में इन टेस्ट बर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बच्चों जो हमारी मस्कुलर टंग है ये असल में इन्हीं टेस्ट बर्ड्स के जरिए सिलेक्शन ऑफ फूड में मदद देती है। व्हेन फूड एंटर्स द ओरल कैविटी, जब खुराक जो है वो मुंह के अंदर दाखिल हो जाती है, इट इज टेस्टेड, उसको चखा जाता है, एंड फिजिकली फेल्ट, और मुंह के जरिए जुबान जो है उसको फील करती है किस तरह की खुराक है। इफ द टेस्ट और स्मेल इज अनप्लेजेंट, अगर बच्चों उस खुराक का टेस्ट या फिर उसको सूंघने में वो नाखुशगवार है, अनप्लेजेंट का मतलब नाखुशगवार, और इफ हार्ड ऑब्जेक्ट्स या कोई सख्त चीज जैसे कि हड्डी हो गई या डर्ट या ठीक है गर्दो गुबार, आपको रेत वगैरह जो है वो महसूस हो रही है, डर्ट और प्रेजेंट इन द फूड, खुराक के अंदर मौजूद है, इट इज रिजेक्टेड, उसको फौरन से आप रिजेक्ट कर देंगे। इसके अलावा जो स्मेल और साइट के सेंसेस हैं ये भी सिलेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करती हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हम हमारी स्मेल, साइट और ओरल कैविटी जो है ये सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर हेल्प करती हैं। इसके बाद बच्चों जो अगला पॉइंट है दिस इज द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। बच्चों मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि फूड को जोर, ठीक है, ताकत की मदद से, मूवमेंट की मदद से ब्रेक डाउन करना, इसको हम जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। अब बच्चों हमारी खुराक के अंदर जो मैकेनिकल डाइजेशन करने के लिए जो चीज है वो क्या है? वो है तिथ।
हमारे दांत जो है वो खुराक की जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। हम जैसे खुराक को खाते हैं फिर हम उसको दांतों की मदद से पीसते हैं। तो दांतों की मदद से खुराक को पीसना, खुराक को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ना, इस प्रोसेस को हम मेस्टिकेशन का नाम देते हैं। और इसी मेस्टिकेशन को हम एक और नाम भी देते हैं जिसका नाम, दूसरा नाम क्या है, च्यूइंग। ठीक है, तो यहां पे देखें बच्चों, द इंजेस्टेड फूड, वो खुराक जो कि हमने मुंह के अंदर ली है, इस फिजिकली ब्रोकन डाउन, उसको फिजिकली मतलब बॉडी के अपने पार्ट्स की मदद से तोड़ा जाता है बाय द टीथ, दांतों के जरिए, थ्रू अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के जरिए जिसको हम मेस्टिकेशन कहते हैं। और इसी मेस्टिकेशन को हम एक और नाम देते हैं जिसका टाइटल क्या है, च्यूइंग है। तो मेस्टिकेशन या च्यूइंग एक ही बात है। ठीक है, अब बच्चों च्यूइंग लफ्ज जो है ये आपने पहले भी सुना हुआ है, मैं आप लोगों को नीचे जो है वो दिखा देता हूँ। बच्चों ये डिंग डोंग आप देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली अ च्यूइंग गम। ठीक है, जिसे हम चिंगम कहते हैं। ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ च्यूइंग गम। ठीक है, जिसको हम दांतों में चबाते रहते हैं, इसी वजह से इसे च्यूइंग गम कहते हैं, क्योंकि ऐसी गम है जिसकी हम मुसलसल च्यूइंग करते रहते हैं, दांतों में चबाते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे खुराक को एक फिजिकल प्रोसेस की मदद से दांतों के जरिए तोड़ना, बच्चों इसको हम जो है मेस्टिकेशन या च्यूइंग का नाम देते हैं। अब च्यूइंग की सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे देखें सिग्निफिकेंस ऑफ च्यूइंग। च्यूइंग जो है ये रिड्यूस कर देता है फूड को इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल पीसेस। बच्चों जो खुराक को दांतों की मदद से पीसना जो है, ये खुराक को मजीद छोटे और मोर मैनेजेबल पीसेस के अंदर जो है वो तोड़ देता है। बच्चों ध्यान में रखें कि अगर आप जो है वो बड़ा नवाला जो है वो ले रहे हैं मुंह के अंदर, अभी बड़ा नवाला जो है आप इसको जो है वो डायरेक्ट खुराक की नाली जो इसोफेगस इसके अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां पे जाके जो नवाला हो सकता है वहां पे जाके ये स्टक हो जाए। लेकिन आपको अगर आप इसको जो है वो दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जो है वो तोड़ रहे हैं, तो अब बच्चों ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ना जो है अब ये बॉडी के लिए ज्यादा मैनेजेबल है। क्योंकि एक तो ये खुराक की नाली से आराम से गुजर जाएगा, और दूसरा इंजाइम्स जो है उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर बेहतर अंदाज से जो है वो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें च्यूइंग जो है वो क्या कर रहा है, फूड को स्मॉलर, छोटे एंड मोर मैनेजेबल पीसेस, ये देखें जो आपको नजर आ रहे हैं, छोटे और ज्यादा मैनेजेबल पीसेस के अंदर तोड़ रहा है। ठीक है, च्यूइंग दांतों की मदद से। अब बच्चों से फायदा क्या होता है, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्शन। बच्चों यहाँ पे देखें एक बड़ा फूड का पार्टिकल था, तो बच्चों ये आपको सरफेस एरिया का नजर आ रहा है, लेकिन जब छोटे छोटे में टूट गया तो बच्चों हर पार्टिकल का अलग से सरफेस एरिया है। ठीक है, तो पहले बच्चों इसका सरफेस एरिया इतना था बस, लेकिन अब बच्चों जब आप इसको एक एक पार्टिकल के सरफेस एरिया को जो है जब जमा करते जाएंगे तो इसका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों अब च्यूइंग की मदद से जो फूड है उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से जो एंजाइमेटिक एक्शन है, एंजाइम का काम करना है, ये भी आसान हो जाता है। क्योंकि एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स के ऊपर बच्चों इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स तो जाकर अटैच नहीं ना हो सकते, एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर तो जाकर बच्चों छोटे मॉलिक्यूल्स ने जाकर अटैच होने। ठीक है, तो इसी वजह से खुराक को छोटे और ज्यादा मैनेजेबल पीसेस में तोड़ने से एक तो खुराक का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल का सरफेस एरिया बढ़ गया, और दूसरा बच्चों यहाँ पे जो है वो इंजाइमेटिक एक्शन में से मदद मिलती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट जो है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके बाद बच्चों जो थर्ड पॉइंट है, दिस इज द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। बच्चों अब हमने खुराक को तोड़ना है, हजम करना है केमिकल्स की मदद से। ठीक है, तो इससे हम केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड कहते हैं। बच्चों यहाँ पे जो है वो कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ पे स्लाइवा का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब रिलीज ऑफ स्लाइवा की हेडिंग देंगे तो यहाँ पे देखें बच्चों, एज द च्यूइंग ऑफ फूड, जैसे ही खुराक को चबाना गोज ऑन जारी रहता है, जैसे आप खुराक को मुंह के अंदर लेते हैं, आप उसको चबाते रहते हैं, तो आपके मुंह के अंदर बच्चों खुद ब खुद सलाइवा रिलीज होता है। वो सलाइवा कहां से रिलीज होता है, खास तरह के ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम स्लाइवरी ग्लैंड्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, एज द च्यूइंग ऑफ फूड गोज ऑन, जैसे ही खुराक को चबाना जो है वो जारी रहता है, द स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो मुंह के अंदर मौजूद खास तरह के ग्लैंड्स होते हैं जिन्होंने थूक को प्रोड्यूस करना है, सलाइवा को प्रोड्यूस करना है, तो वो क्या करते हैं, साइवरी ग्लैंड्स स्पोर देयर सेक्रीशन, तो वो अपनी सेक्रीशन को, उनकी सेक्रीशन का मतलब क्या है, सलाइवा, जो चीज उन्होंने खारिज करनी है वो क्या है, सलाइवा, तो वो अपनी सेक्रीशन, अपनी खारिज करने वाली जो चीज है सलाइवा है, उसको मुंह के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इनटू द ओरल कैविटी। तो यहाँ पे देखें बच्चों, मैं इसको दोबारा रीड कर रहा हूँ, जैसे ही खुराक का जो है चबाना जारी रहता है तो स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है वो अपनी सेक्रीशन, उनकी सेक्रीशन क्या है, सलाइवा, उसको पोर का मतलब होता है उंडेल देना, डाल देते हैं ओरल कैविटी के अंदर। अब बच्चों पैलेट कहते हैं तालू को, मैं आपको नीचे डायग्राम में दिखाता हूँ, टंग कहते हैं जुबान को, चिक्स कहते हैं गाल को। ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं इन मिक्सिंग ऑफ च्यूइड फूड, जो चबाने वाली खुराक है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने के अंदर पैलेट, टंग और चिक्स, ये तीन चीजें जो है हेल्प करती हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपके माउथ का स्ट्रक्चर है, अगर आप अपने माउथ को ओपन करके देखें ना तो रियलिटी में इस तरह का स्ट्रक्चर शो होता है, लेकिन यहाँ पे देखें एक खूबसूरत सा डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर शो हो रहा है। बच्चों जब आप माउथ ओपन करते हैं आपके तिथ हैं बच्चों, तिथ के बाद ये जो आपको आगे वाला हिस्सा नजर आता है ना, ये बच्चों ये हार्ड पैलेट है। ये क्या है, हार्ड पैलेट। आप यहाँ पे फील करें तो यहाँ पे आपको ऊपर हड्डी फील होगी, ये हार्ड पैलेट है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों अगर आप माउथ ओपन करके अपने थंब के साथ इसको टच करें और थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको सॉफ्ट हिस्सा फील होना शुरू हो जाएगा, इसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। क्या कहते हैं बच्चों,
सॉफ्ट पैलेट, तो आगे वाला हार्ड पैलेट, उससे पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट, और ये जो बच्चों आपको स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यूव्यूला, ठीक है, क्या कहते हैं, यूव्यूला, ठीक है, तो आपने इसको याद रखना। और यूव्यूला के साथ बच्चों यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर नजर आते हैं, इनको हम जो है वो टॉन्सिल्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे असल में देखें, ये तिथ, ये चीक्स, हमारे चीक्स गाल, उसके बाद ऊपर पैलेट और नीचे टंग, ठीक है। जब हम मुंह खुराक को मुंह के अंदर चबा रहे होते हैं तो हमारे चीक्स, पैलेट और टंग जो है ये फूड को, च्यूड फूड जो चबाने वाली खुराक है, उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चों आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है जब आप जो है वो शीशे के सामने खड़े हो और अपने मुंह के अंदर लाइट मारे, तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर नजर आता है। तो ये क्या है बच्चों, दिस इज द यूव्यूला, ठीक है, दीज आर द टॉन्सिल्स, ये सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट के आगे बच्चों ये जो आपको नजर आता है, दिस इज हार्ड पैलेट, ठीक है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों आप हेडिंग देंगे पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। अब जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो माउथ के अंदर अगर हम बात करें तो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, 3 जोड़े होते हैं। तो टोटल कितने हुए, 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनमें 3 जोड़े मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अपने सलाइवा को ओरल कैविटी के अंदर डाल देते हैं। वो कौन कौन से पेयर्स हैं बच्चों, आपने इनके नाम याद रखने हैं बच्चों। जो सबसे पहला है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। क्या है बच्चों, सबलिंगुअल। अब बच्चों यहाँ पे जो लफ्ज है ना लिंगुअल, ये जुबान के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जुबान के लिए, ठीक है। आपने लफ्ज सुना होगा लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स कहते हैं लिसानियात को, ठीक है, लिसानियात मतलब जिसमें हम लैंग्वेजेस की स्टडी करते हैं। तो लिंगुअल जो है ये जुबान के लिए इस्तेमाल होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स जो कि जुबान के नीचे मौजूद होते हैं, इनको हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखें सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं सिचुएटेड बिलो टंग। इसके बाद बच्चों जो अगले ग्लैंड है वो है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। बच्चों जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हैं ये जबड़े के नीचे मौजूद होते हैं, ठीक है, बिहाइंड जाज, जबड़े के पीछे मौजूद होते हैं। तो आपने इसको ज़हन में रखना है, लोकेटेड बिहाइंड जाज, ये जबड़े के पीछे मौजूद होते हैं। और जो तीसरे ग्लैंड है बच्चों ये है पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है, ये इन फ्रंट ऑफ ईयर्स मौजूद होते हैं, कानों के आगे मौजूद होते हैं। मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, कानों के आगे बच्चों, यहाँ पे नहीं, मैं आपको नीचे डायग्राम से दिखाता हूँ। बच्चों यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है बच्चों, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखें बच्चों, ये ईयर्स हैं, और ईयर्स के आगे बच्चों, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, ईयर्स के आगे अगर यहाँ पे देखें, ये कान है, बॉडी के अंदर से अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ईयर्स के आगे इस पॉइंट के ऊपर बच्चों यहाँ पे जो आपको नजर आ रहे हैं, दिस आर द पैरोटिड ग्लैंड्स। उसके बाद बच्चों पैरोटिड ग्लैंड्स के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो जुबान के नीचे ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं। और बच्चों यहाँ पे आप देखें जो आपको बिहाइंड द जाज नजर आ रहे हैं, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड। बच्चों आपकी बुक के अंदर लफ्ज लिखा हुआ है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, तो आप लिख लें कि सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स को हम एक और नाम देते हैं, और वो क्या है, वो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ठीक है। क्या है बच्चों, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स, ठीक है। तो आप इसके स्पेलिंग जो है वो लिख लें कि सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स को हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स का नाम भी देते हैं। तो आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों सब लिंगुअल ग्लैंड्स भी तादाद में 2 होते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी तादाद में 2 होते हैं, और पैरोटिड ग्लैंड्स भी तादाद में 2 होते हैं। तो इस तरह बच्चों 3 पेयर्स जो हैं और टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि सलाइवा कोरल कैविटी के अंदर जो है वो डालते हैं। इसके बाद बच्चों कंपोजिशन अगर आप सलाइवा के देखें, सलाइवा किस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो बच्चों सलाइवा के अंदर देखें 4 चीजें हैं, मैंने आपके लिए जो है वो पॉइंट्स की शक्ल में लिख दी हैं। सबसे पहली चीज है वाटर एंड म्यूकस, आपने फिंगर टिप पे याद रखना है, वाटर एंड म्यूकस। दूसरी चीज जो है वो है बाइकार्बोनेट आइंस। तीसरी चीज है थायोसायानेट आइंस। और जो चौथी चीज है वो है सलाइवरी अमाइलेज। कितनी चीजें सलाइवा के अंदर, 4, वाटर एंड म्यूकस, बाइकार्बोनेट आइंस, थायोसायानेट आइंस, सलाइवरी अमाइलेज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वाटर एंड म्यूकस, बाइकार्बोनेट आइंस, थायोसायानेट आइंस, एंड द लास्ट वन इज सलाइवरी अमाइलेज। अब बच्चों हर चीज का अपना अपना फंक्शन है। वाटर एंड म्यूकस का क्या फंक्शन है, सलाइवा कंटेन्स वाटर एंड म्यूकस डेट मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, एंड लुब्रिकेट, लुब्रिकेट का मतलब होता है फ्रिक्शन को कम करना। तो बच्चों जब खुराक को दांतों की मदद से पीसा जा रहा होता है, तो दांतों की मदद से पीसने के दौरान फ्रिक्शन को कम करने के लिए सलाइवा रिलीज किया जाता है, ताकि दांतों और खुराक के दरमियान फ्रिक्शन को कम किया जा सके और उसको ज्यादा मॉइस्चर तरीके से जो है वो चबाया जा सके, ठीक है। तो अब बच्चों वाटर एंड म्यूकस क्या करते हैं, ये मॉइस्ट करते हैं, नरम करते हैं, और फ्रिक्शन को कम करते हैं फूड और दांतों के दरमियान, फूड और टिथ के दरमियान, ठीक है। अब बच्चों अगर दूसरी चीज देखें जो कि सलाइवा के अंदर मौजूद होती है, सलाइवा आल्सो कंटेन्स बाइकार्बोनेट आयंस। बच्चों सलाइवा के अंदर जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस मौजूद होते हैं। बाइकार्बोनेट आयंस जो है बच्चों HCO3-1, इन आयंस को बाइकार्बोनेट आयंस का नाम देते हैं, विच बफर केमिकल्स इन द ओरल कैविटी, जो कि ओरल कैविटी के अंदर केमिकल्स को बफर करते हैं। बफर का मतलब यह है बच्चों कि ओरल कैविटी के अंदर पीएच को एक नॉर्मल रेंज के अंदर मेंटेन रखना, ठीक है, ये इन बाइकार्बोनेट आयंस का काम होता है। आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि बफर सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं जो कि ढीठ सोल्यूशन होता है, जो कि अपनी पीएच को चेंज नहीं करता, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स बाइकार्बोनेट आयंस का फंक्शन क्या है, ये ओरल कैविटी के अंदर केमिकल्स को बफर करते हैं। उसके बाद बच्चों थायोसायनेट आयंस मौजूद होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। थायोसायनेट आयंस बच्चों इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एस, थायो जो लफ्ज है सल्फर के लिए इस्तेमाल होता है, सायानेट CN SCN-1, ठीक है, इसे हम थायोसायनेट आयन कहते हैं। बच्चों हमारे माउथ के अंदर इस थायोसायनेट आयन को आगे एक और मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, मार देता है। खुराक के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं उनको किल करता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है स्लाइवरी अमाइलेज, और स्लाइवरी अमाइलेज क्या करता है बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें स्टार्च आ जाता है, ठीक है, तो बच्चों इसको ये ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है इसको, किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। माल्टोज क्या है, जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो माल्टोज बनता है। माल्टोज इज एक्चुअली अ डाइसैकेराइड, तो ये स्टार्च को माल्टोज के अंदर ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब नीचे जो है वो, अब यहाँ पे देखें वाटर एंड म्यूकस का फंक्शन आपको समझ में आ गया। बाइकार्बोनेट आयन बफर किस तरह से करते हैं, मैं आपको इसकी जो है वो थोड़ी सी एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पर मौजूद हैं। अब बच्चों बाइकार्बोनेट आयन से फर्ज करें कि माउथ के अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए। हाइड्रोजन आयन ज्यादा का मतलब है कि एसिडिक सोल्यूशन जो है वो मुंह के अंदर ज्यादा हो गया किसी भी वजह से। अब बच्चों जैसे ही हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। कार्बोनिक एसिड फौरन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देंगे। यहाँ पे देखें बच्चों, मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ जो बाइकार्बोनेट आयन्स हैं HCO3-1, ठीक है, साथ बच्चों जब ये हाइड्रोजन आयन के साथ मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। फिर H2CO3 बच्चों क्या बना देगा, ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ वाटर, ठीक है, क्लियर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हाइड्रोजन आयंस का लेवल यहाँ पे ज्यादा हो रहा था, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन ने क्या किया, इन हाइड्रोजन आयंस के लेवल को जो है वो कम कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से बच्चों ये एज अ बफर जो है वो काम कर रहे होते हैं, क्लियर। बच्चों थायोसायनेट आयन का मैंने आपको बता दिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो किल करते हैं, ठीक है, और स्लाइविया माइलेज का फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया, इसको हम आगे भी देखेंगे। अब बच्चों पीएच ऑफ स्लाइवा पे आ जाते हैं। फ्रेश स्लाइवा इज अल्कलाइन pH 8 बट इट क्विकली लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड गेट्स pH 6। बच्चों इसका क्या मतलब है, बच्चों जब स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा रिलीज होता है ना, फ्रेश स्लाइवा मतलब जो अभी अभी स्लाइवरी ग्लैंड से रिलीज हुआ है, बच्चों वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन का मतलब है उसकी pH 8 होती है। बच्चों आपको पता है pH एक स्केल है, ठीक है, जो कि 0 से लेकर 14 तक होता है। अब बच्चों इसमें जो 7 है ये न्यूट्रल है, 7 से आगे जो 8 है बच्चों ये क्या है, ये अल्कलाइन है, ठीक है। इस तरह 9 अल्कलाइन है, 14 जो है ये हाईली अल्कलाइन है, और 7 के नीचे जो 6 है बच्चों ये क्या है, ये स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है। तो बच्चों अब 8, अब जो फ्रेश स्लाइवा की पीएच 8 होती है, इसका मतलब जो है कि वो अल्कलाइन होता है। लेकिन बच्चों जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को लूज करता है तो उसकी पीएच जो है वो 8 से कम होकर 6 हो जाती है, वो एसिडिक हो जाता है। बच्चों ऐसा क्यों होता है, आपने इस चीज को जहन में रखना है, ठीक है, आपने इस चीज को जो है वो जहन में रखना है कि ऐसा क्यों होता है। अब स्टूडेंट्स इसकी रीजन ये है कि जैसे ही फ्रेश स्लाइवा को रिलीज किया जाता है, तो मैंने आपको बताया कि स्लाइवा के अंदर 4 चीजें, वाटर एंड म्यूकस, बाइकार्बोनेट आयंस, थायोसायनेट आयंस और स्लाइविया माइलेज। अब बच्चों जो बाइकार्बोनेट आयंस मौजूद होते हैं स्लाइवा के अंदर, ये हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं। अब बच्चे कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड फौरन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। अब बच्चों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, यहाँ पे देखें, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों बाहर निकल जाती है, हमारे मुंह के जरिए एटमोस्फेयर में चली जाती है, तो बच्चों अब इससे होता क्या है, इससे मजीद कार्बोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है बच्चों, मजीद कार्बोनिक एसिड बनता है। जब बच्चों मजीद कार्बोनिक एसिड बनेगा तो वहां पर जो पीएच जो कि अल्कलाइन थी बच्चों, कार्बोनिक एसिड बनने की वजह से वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। कार्बोनिक एसिड जो है दिस इज अ वीक एसिड, एक वीक एसिड है, और इसी कार्बोनिक एसिड के ज्यादा बनने की वजह से वहां पर बच्चों क्या होता है, जो पीएच है वो 8 से ड्रॉप होकर क्या हो जाती है, 6 हो जाती है, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो ध्यान में रखना है कि फ्रेश सलाइवा जो है वो अल्कलाइन होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों जैसे ही वो बनता है तो वो इसी रिएक्शन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों लूज कर देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों एनवायरमेंट में लूज होती है ना, तो देखें ये सारे के सारे जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। क्या है बच्चों, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हो रहे होते हैं यहाँ पे सारे के सारे। और रिवर्सिबल रिएक्शंस में बच्चों आपने केमिस्ट्री के अंदर जो है वो ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि जब यहाँ पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल गई है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल गई है तो बच्चों अब ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा स्पीड से होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसके नतीजे में ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनता है और इस ज्यादा कार्बोनिक एसिड की वजह से जो पीएच है वो 8 से ड्रॉप होकर 6 पर आ जाती है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। लास्ट पे बच्चों देखें फंक्शन है स्लाइविया माइलेज का। स्लाइविया माइलेज क्या करता है, इट पार्शियली डाइजेस्ट, ये जुजवी तौर पर डाइजेस्ट करता है। बच्चों देखें कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रही। कंप्लीट डाइजेशन का मतलब ये होता कि स्टार्च और ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज के अंदर तोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर नहीं तोड़ा जा रहा बल्कि एक डायसैकेराइड जिसका नाम है माल्टोज, इसके अंदर तोड़ा जा रहा है। तो स्लाइविया माइलेज के पास बच्चों ये सलाहियत होती है कि पॉलीसैकेराइड्स को
स्टार्च और ग्लाइकोजन को बच्चों किस में तोड़ देता है, वो माल्टोज के अंदर तोड़ देता है। बच्चों अगर हम जो है वो वेजिटेबल्स खाते हैं तो उनके अंदर स्टार्च होता है, अगर हम गोश्त वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर ग्लाइकोजन मौजूद होता है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में तोड़ने का काम स्लाइवरी अमाइलेज करता है। ठीक है, अब बच्चों जब ये तीनों स्टेप्स मुकम्मल हो जाते हैं, खुराक को अच्छी तरह से अब चबा लेते हैं, स्लाइवरी अमाइलेज उसके डाइजेशन कर देता है, फिर क्या होता है, आफ्टर द मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेस्टिव प्रोसेसेस, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेस्टिव प्रोसेसेस के बाद जो ओरल कैविटी के अंदर हो रहे होते हैं, जो आपने खुराक का नवाला मुंह के अंदर डाला बच्चों, अब वो एक कन्वर्ट हो जाता है एक छोटे से मॉइस्ट, एक गीले मैस के अंदर, जिसको हम बोलस का नाम देते हैं। ठीक है, तो जो फूड मैस, जो खुराक का वो हिस्सा जो कि हमने मुंह के अंदर डाला, इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल मॉइस्ट मैस, वो छोटे गीले मैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलस कहते हैं। और फिर बच्चों वो जो बोलस होता है, ठीक है, उसको हम आगे खुराक की नाली के अंदर डाल देते हैं। अब बच्चों आगे फेरेंक्स के अंदर क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, और आगे मजीद इसोफेगस के अंदर क्या स्टेप्स होते हैं, इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।